से जुड़ रहे हैं और मुझे सुन रहे हैं। सबसे पहले थोड़ा परिचय अपना मैं आपको दे दूं। डायस के पेज पर कविता की शाम में मुझे निमंत्रित करने के लिए अतुल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम प्रज्ञा मिश्र है। मैं मुंबई में अपने परिवार के साथ रहती हूँ और पिछले 12 वर्षों से मैं सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कार्यरत हूँ। हिंदी साहित्य की तरफ झुकाव मेरा परिवार से आया, पर साइंस बैकग्राउंड और साइंस की पढ़ाई निरंतर करने की वजह से मैं कभी हिंदी के क्षेत्र में बहुत देर से अपना योगदान देना शुरू कर रही हूँ। 2018 अ, 2018 का जुलाई पहला एक अवसर था जब मैं मुंबई के ओपन माइक प्लेटफॉर्म पर मैंने शुरुआत की। और कविताएं मैं बचपन से और समय से लिखती आ रही हूँ, बिकॉज़ हम सबके अंदर भावनाएं होती हैं। हम सभी के अंदर एक सोच है और एक अभिव्यक्ति की शक्ति है। ये अभिव्यक्ति की शक्ति यदि थोड़ी बहुत शब्दों के हेर फेर से जुड़ जाए तो काव्य का रूप लेने लगती है। फिर वो आप उसको बहुत सुंदर से व्यक्त कर पाते हैं। तो मेरा मेरा पूरा जीवन साइंस में बीता और इस दौरान मेरा कभी भी किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे जाना नहीं रहा जहाँ पे मुझे डायरेक्ट एक्सपोजर कविता और कविता की और साहित्य की दुनिया से रहा हो। लेकिन ये एक बैकडोर एंट्री ली है मैंने। और सही बताऊं तो मुझे खुद को कवयित्री कहने में भी उतना मतलब थोड़ी झिझक होती है। और मैं इस तरीके से अभी तक अपना ना वर्क्स एट पोएट और राइटर्स एंड पोएट में वो सब अभी नहीं लिख सकती, बिकॉज मुझे लगता है कि इस समय इतना पढ़े लिखे और इतनी किताबें लिख चुके कितने लोग हैं जिनको मुझे पढ़ना है अभी। तो मेरी जो शुरुआत है दरअसल एक फॉर्मल हिंदी के रूप में जुलाई 2017 या 2018 से ही शुरू हुई है। और जो कुछ भी मैंने लिखा है, जो भी यहाँ मुंबई के ओपन माइक प्लेटफॉर्म पे मैंने पढ़ा है और जिन लोगों ने मुझे प्रोत्साहन दिया है, जो भी जिन किताबों में मेरी कविताएं आई हैं, आज उन कविताओं को आप लोगों के सामने यहाँ रखूंगी। मैं मुखर होकर के आगे आकर के इसलिए भी और बोलना और पढ़ना चाहती हूँ कविताओं को, हिंदी साहित्य को, क्योंकि जो लोग साइंस पढ़ के उदासीन हो चुके हैं कि अब हमारा 35 वर्ष और 36 वर्ष का जीवन तो एक आईटी की ज़िंदगी में और एक नौकरी पेशा ज़िंदगी में चला गया है और हमने तो अब तक हिंदी पढ़ी नहीं है, हम क्या लिखें, हमारी क्या पहचान होगी। मेरे ख्याल हमें वैसा नहीं सोचना चाहिए। इस डायस प्लेटफॉर्म का प्रयोग मैं अपनी कविताएं रखने के लिए करूंगी आज। आप सब तक अपने विचार पहुंचाऊंगी आज। और उससे भी खूबसूरत बात, मैं ये एक मैसेज देना चाहती हूँ कि हमारी जो भाषा है हिंदी, उसमें अभिव्यक्ति की अपार क्षमताएं हैं। और हिंदी हमारी अपनी ऐसी भाषा है जिसका कि जब हम अधिक से अधिक प्रयोग करते हैं तो हम विज्ञान के क्षेत्र में, आईटी के क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में हम अपने दिमाग से सोचते हैं, एक बंधुआ मजदूर की तरह नहीं सोचते। तो दोस्तों, आज बातें होती रहेंगी और भी बातें विकासशील देश के एक नागरिक होने के तहत और ऊपर उठने के तहत अपनी भाषा के माध्यम से मेरी क्या सोच है उसके बारे में भी बातें होती रहेंगी। उससे पहले मैं बढ़ती हूँ कविताओं की तरफ। तो जैसा मैंने बताया कि हिंदी साहित्य में मेरी रुचि ने मुझे मुंबई के ओपन माइक प्लेटफॉर्म की तरफ खींचा और जुलाई 2018 में मुझे मेरी पहली सफलता मिली। वो थी आम का अचार कविता का प्रसारण हैबिटेट के प्लेटफॉर्म से। और ये मेरे लिए एक उपलब्धि थी क्योंकि द हैबिटेट मुंबई का एक शानदार प्लेटफॉर्म है और वहाँ से कविता का यूट्यूब प्रसारण होना, मेरी कविता का सराहा जाना मुझे बेहद प्रोत्साहित किया। तो आज शुरुआत करती हूँ आज की कविता जो यूट्यूब पे हैबिटेट के चैनल पे भी उपलब्ध है उससे। मेरी आज की कविता, पहली कविता है आम का अचार। रिश्तों के ताने बाने पे ये कविता आम का अचार। उम्मीद है आप सबको पसंद आएगी। रिश्ते
रिश्तों में नया ताज़ा कुछ नहीं होता। रिश्तों में नया ताज़ा कुछ नहीं होता, उनमें बोरियत होती है। रिश्तों में नया ताज़ा कुछ नहीं होता, उनमें बोरियत होती है। एक जैसी सुबह, एक जैसी दोपहर और शाम होती है। फिर वही चाय, फिर छुट्टियों में कहाँ घूमने जाएं। फिर वही चाय, फिर छुट्टियों में कहाँ घूमने जाएं। रिश्ते दादी माँ के हाथ का अचार हो जाते हैं। रिश्ते दादी माँ के हाथ का अचार हो जाते हैं, जिनके बारे में सोचकर लगता है कि सीढ़ी घर की काठ की अलमारी में शीशे के बोयाम हमेशा सजे रहेंगे, चाहे कोई देखे ना देखे। कभी कभी आम के टिकोले, कभी लहसुन मिर्ची, कभी कूचों के गुच्छे हमेशा बने रहेंगे, चाहे कोई सोचे न सोचे। वो जरा सा ढक्कन का हटना और रेलवे के शयन कक्ष तक महक जाना हमेशा बना रहेगा, चाहे कोई पूछे न पूछे। कि जैसे आम के अचार कि जैसे आम के अचार नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हों, रेन्यूएबल एनर्जी। कि जैसे आम के अचार नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हों, जिनकी अनवरत आपूर्ति एक निश्चित समय में हो ही जाएगी। कि जैसे गर्मी तो फिर आएगी ही, पेड़ों में आम भी आएंगे। कि जैसे गर्मी तो फिर आएगी ही, पेड़ों में आम भी आएंगे। पर कौन जानता था, पर कौन जानता था एक दिन बोरियत से ज्यादा, पर कौन जानता था एक दिन बोरियत से ज्यादा दूरियों के फांस गड़ जाएंगे। पर कौन जानता था एक दिन बोरियत से ज्यादा दूरियों के फांस गड़ जाएंगे। कि गर्मी अब भी आती है, पेड़ों में आम भी आते हैं, पर धूप धूप मेरे छठे माले की खिड़की से झांक कर चली जाती है। धूप मेरे छठे माले की खिड़की से झांक कर चली जाती है। कि जैसे शिकायत कर रही हो, कि धूप शिकायत कर रही हो, शीशियों की देखभाल की थी तुमने, शीशियों की देखभाल की थी तुमने, बस खाने की फिराक थी तुमको। कभी सोचा था कितनी मुश्किल से बनते थे, कितना नमक मिर्च मसाला और हाथ के बल लगते थे। अब नया ताजा मिलता है ना, कारखानों से भर भर कर। मुझे इतना वाकई पता नहीं था, मुझे इतना वाकई पता नहीं था, पर याद है आम का अचार कई दिनों में बनता था, ठहाकों में कटता था, बाल्टी भर। घर की औरतों के हंसी मजाक कहकहों से, घर की औरतों के हंसी मजाक कहकहों से बीच बीच में बुलाहट आती थी कि जा चद्दर पसार कर आ, खाट लगा कर आ, छोटे वाले छत पर। मुंह फुला के उठती थी, मुंह फुला के उठती थी। टीवी जो बंद करना पड़ता था अचार की कामगारी पर। मुझे वो बोरियत अच्छी लगती थी, मुझे वो बोरियत अच्छी लगती थी। अलसाई दोपहर की ताजी सांस अच्छी लगती थी, मुझे वो बोरियत अच्छी लगती थी। अलसाई दोपहर की ताजी सांस अच्छी लगती थी। बिना बात मेरे लिए किसी की फिक्र अच्छी लगती थी। अच्छा लगता था मुझे तुम्हारा दौड़ कर लिपट लेना, अच्छा लगता था मुझे तुम्हारा दौड़ कर लिपट लेना। कि जैसे ये एहसास कि जैसे ये एहसास आजीवन विद्यमान रहेंगे, कि जैसे ये एहसास आजीवन विद्यमान रहेंगे अचल संपत्ति बनकर। कि जैसे ये एहसास आजीवन विद्यमान रहेंगे अचल संपत्ति बनकर। और समय भूल जाएगा मेरे घर का रास्ता, और समय भूल जाएगा मेरे घर का रास्ता। करीबी रिश्तेदार बनकर समय भूल जाएगा मेरे घर का रास्ता, करीबी रिश्तेदार बनकर। तो ये कविता थी
रिश्तों के ताने बाने की। रिश्तों को छोटा आंक लेते हैं हम जब तक वो हमारे पास रहते हैं, और किसी विज्ञान में ये ताकत नहीं है इसको समेट लेने की और उसको व्यक्त करने की। हिंदी साहित्य साहित्य में वो ताकत है, और इसलिए मैं अपने घर में हिंदी साहित्य में लौटने की एक कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि ये अभिव्यक्ति की शक्ति मुझे सिर्फ और सिर्फ हिंदी देती है। दोस्तों, ये जो कविता है इसने मुझे दूसरी सफलता भी दिलाई। दिल्ली से मुक्तांगन का प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर मुझे एक बार पता चला था पुनीत कुसुम के माध्यम से कि हाँ भाई, यहाँ प्रज्ञा एक कंपटीशन चल रहा है, वो लेते हैं, तो तुम्हें अपनी कोई कविता भेजनी हो तो भेज दो। तो ये उन दिनों की बात है जब मैंने इग्नू से एमए हिंदी की शुरुआत ही की थी, यानी यही कोई 2017-18 की। तो ये कविता मैंने भेजी थी मुक्तांगन के प्लेटफॉर्म पे, और मुझे बहुत खुशी हुई कि द्वितीय स्थान पर आई। तो एक और बड़ी दिल के करीब कविता मैंने आप लोगों से साझा की। दूसरी कविता जो जिस तरफ मैं जा रही हूँ वो ओजरस की बुलंदियाँ। पहली कविता रिश्तों के ताने बाने पे, दूसरी कविता कविता की शाम में डायस के मंच पर बुलंदियाँ। दोस्तों, अभी जो कोविड का समय, जिस समय हम लोग हैं, मैंने बहुत ही उचित समझा इस कविता को पढ़ना, क्योंकि ये उस दौरान में लिखी गई कविता है जब मैं एक बिहार के छोटे से शहर से निकलकर दिल्ली गई थी। दिल्ली विश्वविद्यालय में मेरा नामांकन हुआ था, और मैं बहुत सारी अ, अ, धारणाओं से ग्रसित थी अपने बारे में कि ऐसा अच्छा नहीं है, वैसा अच्छा नहीं है, ऐसे दिखते हैं, वैसे दिखते हैं, और ये स्टाइल नहीं है, वो स्टाइल नहीं है, फलाना ढिमाका, इंग्लिश नहीं आती, और क्या क्या बहुत सारी चीज़ें थी जो दिल्ली जाने के बाद बिहार से निकल के जब मैं गई थी तो काफ़ी धारणाओं में थी मैं। लेकिन आगे तो बढ़ना था, तो कैसे आगे बढ़ते, खुद को हिम्मत देनी थी। तो अंदर से हिम्मत आनी चाहिए ना, क्योंकि जब इंसान सबसे मुश्किल की घड़ी में होता है, या कोई ऐसा समय होता है जब उसे कुछ समझ ना आ रहा हो कि कहाँ जाएं, किससे बोलें और क्या करें, ऐसे समय में ये हमारी इनर वॉइस जो होती है, और हमारा अपने प्रति जो सोचना होता है, और हम अंदर झांकते हैं कि वेयर आर वी, कहाँ स्टैंड करते हैं हम, और क्या चाहिए हमको जिंदगी से। तो ये सब सोचते सोचते जब मुश्किल की घड़ी में एक कविता निकल के आती है, तो वो कविता आपकी सारी जिंदगी आपके साथ चलती है। तो ऐसी ही एक कविता मैंने 2004 में लिखी थी, तब जब मैं बिहार से निकलकर दिल्ली गई थी, और वहाँ अपने आप को एज अ स्टूडेंट उस माहौल में इस्टेब्लिश करने की मैं कोशिश कर रही थी। तो ये कविता 2004, अक्टूबर 2004 की लिखी कविता बुलंदियाँ। शांतनु जी, बहुत धन्यवाद, आपको मेरा पाठ खूबसूरत लग रहा है। अनुपम, यू मेंशन गुड गोइंग, थैंक यू सो मच। IT प्लस कविता करके सराहा है राजीव जी ने, थैंक यू सो मच। ये दिग्विजय सिंह जी, राजीव जी, आप लोग जो 9 लोग 11 लोग मुझसे जुड़े हैं और ये सब देख रहे हैं, थैंक यू सो मच, बहुत खुशी की बात है मेरे लिए। तो दूसरी कविता है बुलंदियाँ। है बादल दिख रहा मुझको, वो है तैयार बरसने को। है बादल दिख रहा मुझको, वो है तैयार बरसने को। खुला जो आसमां था वो चला क्यों छोड़ कर मुझको। है बादल दिख रहा मुझको, वो है तैयार बरसने को। खुला जो आसमां था वो चला क्यों छोड़ कर मुझको। बंदों से चाहत उसकी क्या, बंदों से चाहत उसकी क्या, सोच में तू क्यों डूब रहा।
बंदों से चाहत उसकी क्या, सोच में तू क्यों डूब रहा, कि जीवन कांटों की शैया, प्रत्येक प्रहर तुझ में जीतने का आएगा जज्बा, प्रत्येक प्रहर तुझ में जीतने का आएगा जज्बा। हालात यूं ही नहीं आते, हालात यूं ही नहीं आते, कुछ तो मकसद होता है। हालात यूं ही नहीं आते, कुछ तो मकसद होता है। जो सिंह के दांत गिन लेता, वही तो भरत होता है। हालात यूं ही नहीं आते, कुछ तो मकसद होता है। जो सिंह के दांत गिन लेता, वही तो भरत होता है। जीत यूं ही नहीं मिलती, शिकस्त सबकी नहीं होती। जीत यूं ही नहीं मिलती, शिकस्त सबकी नहीं होती। खुदा अपने बंदों से इम्तिहान लाख लेता है। खुदा अपने बंदों से इम्तिहान लाख लेता है। वो बड़ी हस्तियां होती हैं, वो बड़ी हस्तियां होती हैं जो बड़े खतरों से खेलती हैं। वो बड़ी हस्तियां होती हैं जो बड़े खतरों से खेलती हैं। वहाँ वरना कहाँ हर कोई सिकंदर महान होता है, वरना कहाँ हर कोई सिकंदर महान होता है। तेरा भी आसमां है। हर वो व्यक्ति, हर वो शख्स जो इस समय निगेटिव है, लो फील कर रहे हैं कोविड में अपने घर में, जो ये महसूस कर रहे हैं कि हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, हमारा समय ख़त्म हो गया, हमारे सपने ख़त्म हो गए, उनके लिए ये मैसेज है मेरा कि तेरा भी आसमां है, बुलंदियां तेरे लिए भी हैं। तेरा भी आसमां है, बुलंदियां तेरे लिए भी हैं। चमकता सितारा नहीं हो तुम, चमकता सितारा नहीं हो तुम, बादल जिन्हें ढक देते हैं। सूर्य की एक किरण हो तुम, जो बादल चीर चमकते हैं। सूर्य की एक किरण हो तुम, जो बादल चीर चमकते हैं। उम्मीद है ये कविता एक संदेश देती है आपको कि जीवन में आने वाली व्याप्त परेशानियों और निराशाओं से बोझिल होकर के झुकना नहीं है, रुकना नहीं है। अपने अंदर का साहस हमारे अपने अंदर से आता है। किसी को देख के, किसी की खुशियां देख के या किसी से प्रेरित होकर के सिर्फ रहा जाना आवश्यक नहीं है। हमारा सफर हमारा अपना सफर है। हम अकेले जन्म लेते हैं, इसलिए इस जीवन से सारी संचित आशाएं हमारे अंदर से अंकुरित होनी चाहिए। ये मेरा संदेश है इस कविता के माध्यम से। डायस के प्लेटफॉर्म पे हैं, आप सुन रहे हैं प्रज्ञा मिश्र को। मुझे बहुत खुशी है कि आप सबके माध्यम से इस प्लेटफॉर्म से मैं लाइव आज हूँ, जुड़ी हूँ। ये मेरा पहला लाइव अनुभव है और इस तरह डायस मेरे जीवन की एक बहुत ही सुंदर याद बनेगा कि मैं जब लॉकडाउन के पीरियड में लाइव आई पहली बार, तो मैं डायस के पेज से आई। आज की शाम के लिए मैंने तीसरी कविता चयन की है, प्रतीक्षा। जो सभी मित्र ये कविताएं सुन रहे हैं उन्हें बता दूं, काव्य चेतना में ये कविता छपी और मुझे छपने का सबसे पहला सुख काव्य चेतना के माध्यम से हुआ, जिसके संपादक हैं कुलश्रेंद्र श्रीवास्तव। मध्य प्रदेश से काव्य चेतना की ये किताब, ये काव्य संकलन आई और सबसे पहले मेरी कविता किसी प्लेटफॉर्म पे आई थी छप करके, तो वो इसी किताब में थी। इस किताब में मेरी कविता है प्रतीक्षा और इससे प्रतीक्षा का काव्य पाठ मैं आप सबसे कर रही हूँ। प्रतीक्षा कभी ज़ाया नहीं जाती। इस समय जो हमारा माहौल है, जो स्थिति है, वहाँ प्रतीक्षारत रहना बहुत ज़रूरी है। खुद को सिंचित रखिए, बहुत अच्छी संभावनाएं आगे आने वाली हैं। तो एक आशावादी स्वर में ये कविता प्रतीक्षा आप सबके लिए प्रस्तुत है। मन के मयूर, मन के मयूर न रुकते हैं न मरते हैं। मन के मयूर न मुड़ते हैं न मरते हैं, करते हैं विश्राम सावन के आने तक। करते हैं विश्राम सावन के आने तक, बचानी होगी ऊर्जा पंख फैलाने तक। मन के मयूर
न मुड़ते हैं न मरते हैं, करते हैं विश्राम सावन के आने तक, बचानी होगी ऊर्जा पंख फैलाने तक। मत रोको उन सपनों को जिन्हें देखना कठिन हो, मत रोको उन सपनों को जिन्हें देखना कठिन हो। निकल आओ घर से ठंडी हरी घास पर, निकल आओ घर से ठंडी हरी घास पर, गिरने दो ओस की बूंदें, गिरने दो ओस की बूंदें, रात निकलने भर, गिरने दो ओस की बूंदें, रात निकलने भर। कुछ मोती, कुछ मोती पलकों की कोर पर ठहर जाएंगे, कुछ मोती पलकों की कोर पर ठहर जाएंगे। चमकेंगे खिलेगी धूप जब, चमकेंगे खिलेगी धूप जब, वही सपने सच कहलाएंगे, वही सपने सच कहलाएंगे। कविता और क्या है? सपनों को सच करने की उत्कंठा और जोश में धारा प्रवाह जो भावनाएं बनती हैं, या किसी महसूस की गई बात को जब हम कलम से पिरोते हैं तो कविता बनती है। आज की शाम में जो चौथी प्रस्तुति मैं आप सबके लिए लाई हूँ डायस के प्लेटफॉर्म पर, वो है हमारी एक और साझा काव्य संकलन नवांकुर से। मैंने पहली बार प्रेम कविताएं लिखने का प्रयास किया और इन प्रेम कविताओं को नवांकुर ने काव्यांकुर 7 के माध्यम से बहुत ही सुंदर जगह दी। ये जो किताब है ये अमेज़न पे भी उपलब्ध है। काव्यांकुर 7 नवांकुर साहित्य सभा दिल्ली से ये पब्लिश हुई है। और जब दिल्ली द हैबिटेट सेंटर में इसका विमोचन हुआ था इस किताब का, तब वहाँ पे हम सभी इस साझा काव्य संकलन में हम सभी जितने भी कवि हैं उनको अवसर दिया गया था वहाँ काव्य पाठ का। तो इस किताब से आज प्रस्तुत है प्रेम रस की कविताएं आपके लिए। पहली कविता है इश्क विश्क। थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं अगर इश्क विश्क को एक भूमिका के तौर पर, तो जमाना प्यार का बदल गया है थोड़ा। हम कागज के प्रेम पत्र से मैसेंजर पे आ गए हैं, मोबाइल पे आ गए हैं, और तकनीक एडवांस हो गई है, पर इतनी भी एडवांस नहीं हुई है कि मतलब जैसे अगर हम किसी से प्यार करते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है किसी के साथ, तो वायरलेस कनेक्शन के साथ उसके पास पहुंच जाए। इतनी भी तो एडवांस नहीं हुई है ना। लेकिन मन तो करता है कि जिससे प्रेम है, बातों के माध्यम से और वायरलेस के माध्यम से काश उनके पास भी पहुंच जाते। शहरों का जीवन कभी कभी बहुत ही ऐसे ख्यालों में आपको लेके जाता है जहाँ पे आप उड़ान भरते हैं सोच की, और आपको लगता है कि काश ऐसा होना चाहिए था। तो ये एक अभिव्यक्ति है उस काश को लेकर के कि भाई मैं तो देखती हूँ इतनी एडवांस दुनिया है, पर कहाँ मेरे दिल की एक इच्छा भी ये टेक्नोलॉजी पूरी नहीं कर सकती। तो वो कौन सी इच्छा है मेरे दिल की जो ये टेक्नोलॉजी पूरी नहीं कर सकती? तो वो मैंने अपनी इच्छा यहाँ व्यक्त की है इस कविता के माध्यम से। अनुराधा जी, थैंक यू सो मच, you've commented with a nice, thank you so much। कविता का शीर्षक है इश्क विश्क। तकनीक से कहो एडवांस हो लें, तकनीक से कहो एडवांस हो लें, बेलगाम दिलों को बेबाक मोबाइलों से बाहर आने का मन करता है। बेलगाम दिलों को बेबाक मोबाइलों से बाहर आने का मन करता है। कहाँ तो किताबें लौटाने आए थे, कहाँ धड़कनें साथ ले गए,
कहाँ तो किताबें लौटाने आए थे, कहाँ धड़कनें साथ ले गए। मैं रह गई यहीं, मैं रह गई यहीं, कहाँ देखोगे तुम मुझे। मैं रह गई यहीं, कहाँ देखोगे तुम मुझे, इन शहरों में छत होती नहीं। मैं रह गई यहीं, कहाँ देखोगे तुम मुझे, इन शहरों में छत होती नहीं। अजीब एहसासात हैं, अजीब एहसासात हैं, तुम सामने हो तो बात ऐसे निकलती है। अजीब एहसासात हैं, तुम सामने हो तो बात ऐसे निकलती है, जैसे उंगलियों में घूमते बाल, वहीं के वहीं, वहीं के वहीं। इश्क विश्क, ये कविता थी, एक दिली कोशिश महसूस की गई, क्योंकि मेरे ख्याल कविता वो क्या ही लिखेगा जो महसूस नहीं करेगा। दूसरी कविता प्रेम रस की, प्रेम पत्र। प्रेम पत्र कैसे भेजते हैं शब्दों में खुद को। प्रेम पत्र लिखने का चलन तो बहुत पहले से है, सदियों से है, पर क्या चलता है जब प्रेम पत्र लिखते हैं और किस तरीके से लिखते हैं उसको। अम, हमेशा क्या उसमें पूरी प्रेम की लवी डबी भाषाएं ही होती हैं? जरूरी तो नहीं है। तो ये प्रेम पत्र को मैंने भी शब्दों में व्यक्त करने की कोशिश की है। कैसे भेजते हैं शब्दों में खुद को, बता दो। कैसे भेजते हैं शब्दों में खुद को, बता दो। कविता का शीर्षक है प्रेम पत्र। कैसे भेजते हैं शब्दों में खुद को, बता दो। अभी चिट्ठी लिखूंगी। कैसे भेजते हैं शब्दों में खुद को, बता दो। अभी चिट्ठी लिखूंगी लाल स्याही से। कैसे भेजते हैं शब्दों में खुद को, बता दो। अभी चिट्ठी लिखूंगी लाल स्याही से। हौले हौले अक्षर उकेरे जाएंगे, हौले हौले अक्षर उकेरे जाएंगे, जैसे सहला रहे हो गाल। हौले हौले अक्षर उकेरे जाएंगे, जैसे सहला रहे हो गाल। मोती जैसे गोल मटोल क ख ग घ, मोती जैसे गोल मटोल क ख ग घ, तुम्हारी बड़ी बड़ी आंखों से पढ़ा जाएगा। मोती जैसे गोल मटोल क ख ग घ, तुम्हारी बड़ी बड़ी आंखों से पढ़ा जाएगा। जरा चश्मा मोड़ कर बगल की मेज पर, जरा चश्मा मोड़ कर बगल की मेज पर, फिर आगे की कहानी लिखूंगी। फिर आगे की कहानी लिखूंगी कि क्या कुछ, कि क्या कुछ चल रहा, कि क्या कुछ चल रहा मन बदमाशियों के, कि क्या कुछ चल रहा मन बदमाशियों कर के होकर लिफाफा बंद, कि क्या कुछ चल रहा मन बदमाशियों के होकर लिफाफा बंद। तो ये था प्रेम पत्र, प्रेम कविताओं में आज की शाम में मेरी दूसरी कोशिश। कविताओं के सभी रस में प्रेम कविताएं सबसे खूबसूरत होती हैं, क्योंकि कविता का असल आनंद इसी में आता है। बाकी तो राजनीति है और प्रोटेस्ट मार्च है, वहाँ पे भी कविताएं काम आती हैं, पर जब प्रेम कविताओं की बात आती है तो पूरी दुनिया, धर्म, जाति, पंथ, रीत, रंग सब भूल करके मस्त हो जाते हैं कि हाँ भाई ये अच्छी कविता है। ये बात मैंने समझी है। हमारे फेसबुक से भी जुड़े हैं और मैं उनसे अच्छी मित्रता अभी मतलब उनसे काफ़ी सीख रही हूँ। मुकेश कुमार सिन्हा जी अधिकतर प्रेम कविताओं पे लिखते हैं, वैसे सामयिक विषयों पे भी लिखते हैं, पर वो ये कहते हैं कि सभी फसाद से बचने का एक जरिया है प्रेम कविता। सोशल मीडिया पे डालो आजकल तो प्रेम कविता। क्यों? क्योंकि कुछ भी लिखोगे कोई ना कोई नैरेटिव कर दिया जाएगा। बात सही है। तो अभी मैं प्रेम कविताओं के दौर पे रहती हूँ, बाद में नैरेटिव वाले लाइन पे भी जाएंगे, जिसमें
थोड़ी पॉलिटिकल सोच भी व्यक्त करते करते इस सेशन का क्लोजर करूंगी मैं। तो काव्यांकुर 7 से पढ़ रही हूँ मैं। काव्यांकुर 7 से 2 प्रेम कविताएं मैंने पढ़ी, एक इश्क विश्क और दूसरी प्रेम पत्र। उम्मीद है आपको दोनों पसंद आई। आप सुन रहे हैं मैं हूँ प्रज्ञा मिश्र। क्या होता है ना, एक आदत होती है बताने के बीच में कि भाई पता तो होना चाहिए कि बंदा सामने वाला देख किसको रहा है, सुन किसको रहा है। अब क्या पता सबने पोस्टर देखे हैं कि नहीं देखे, तो मेरा नाम पता है कि नहीं पता है। तीसरी कविता है होली मिलन। दूरियों का मतलब रहा नहीं तुम्हारे मेरे बीच, दूरियों का मतलब रहा नहीं तुम्हारे मेरे बीच, ऐसे समाहित हो गए भावना के अंकुरित बीज। दूरियों का मतलब रहा नहीं तुम्हारे मेरे बीच, ऐसे समाहित हो गए भावना के अंकुरित बीज। तुम और मैं एक दूसरे के पूरक जैसे, तुम और मैं एक दूसरे के पूरक जैसे। तुम मैं स्त्री का शरीर, मैं स्त्री का शरीर, तुम पुरुष मेरे जैसे, मैं स्त्री का शरीर, तुम पुरुष मेरे जैसे। अल्हड़ मस्त बचपन की कौतूहल से भरी इच्छाएं सघन, अल्हड़ मस्त बचपन की कौतूहल से भरी इच्छाएं सघन, हो गए एक दूसरे के दर्पण, हो गए एक दूसरे के दर्पण। जिनके सांस में साहित्य जीता हो और आलिंगन में प्रेम, जिनके सांस में साहित्य जीता हो और आलिंगन में प्रेम और अधीरता एक दूसरे का होने की। जिनके सांस में साहित्य जीता हो, जिनके सांस में साहित्य जीता हो, आलिंगन में प्रेम और अधीरता एक दूसरे का होने की, और अधीरता एक दूसरे का होने की। तुम हो मैं हूं, तुम हो मैं हूं और सांसारिकता। सांसारिकता बहुत जरूरी होती है कान्हा जी की बनाई इस धरती को चलाने के लिए। इसमें प्यार की बलि भी चढ़ाते हैं लोग, प्यार के लिए। तुम हो मैं हूं और सांसारिकता, एक तुम्हारी एक मेरी, अपनी अपनी जीते हैं। तुम हो मैं हूं और सांसारिकता, एक तुम्हारी एक मेरी, अपनी अपनी जीते हैं। ये कितने अद्भुत एहसासों की माला डाली तुमने मुझ में, ये कितने अद्भुत एहसासों की माला डाली तुमने मुझ में। सारे मोती बनकर पंक्ति, सारे मोती बनकर पंक्ति लग जाते हैं प्रेम की धुन में, सारे मोती बनकर पंक्ति लग जाते हैं प्रेम की धुन में। डोर हुई मैं बिन छोर की, प्रेम की अवस्था थोड़ी ऐसी ही होती है। डोर हुई मैं बिन छोर की, था एक कहीं बंध गया तुम्ही से। डोर हुई मैं बिन छोर की, था एक कहीं बंध गया तुम्ही से। कैसे कहूँ कौन है प्यार, कैसे कहूँ कौन है प्यार, दूरी ही या साथ तुम्हारा। कैसे कहूँ कौन है प्यार, दूरी ही या साथ तुम्हारा। आप किसे प्यार कहेंगे, दूरी को प्यार कहेंगे या साथ को प्यार कहेंगे? दोनों ही अपने अपने अलग अलग डेफिनेशंस में बहुत गहरे मायने रखता है कि कैसे कहूँ कौन है प्यार, दूरी ही या साथ तुम्हारा। तीसरी कविता थी होली मिलन। उम्मीद है आप सबको ये कविताओं का सेशन, कविता की शाम प्रज्ञा के साथ ये पसंद आ रहा है, और इसको कंटिन्यू करते हुए प्रेम कविताओं की इस श्रृंखला को मैं यहाँ विराम देती हूँ। मैं पढ़ रही थी अपनी कविताएं किताब काव्यांकुर 7 से, और कमेंट्स में अगर मैं देखूँ तो बहुत अच्छा लगा मुझे। आपने
बहुत धन्यवाद अनुराधा जी, एक बार फिर। शांतनु जी, आपको पसंद आई वहीं के वहीं, बहुत धन्यवाद। इश्क विश्क आपको एक सच्ची कविता लगी, बहुत धन्यवाद जी। बिल्कुल दिल दिल के करीब एक सच्चाई व्यक्त की है। तरन्नुम निशा जी, हेलो। शास्त्री जी, आपने हौसला अफजाई किया, बहुत शुक्रिया। तो प्रेम कविताओं से निकलकर अब मैं सच्चाई के धरातल पे थोड़ा सा आती हूँ, और आती हूँ इन्नर पे। इन्नर मेरी संपादक विभूति भूषण झा जी, जो आसाम में वर्क करते हैं, उन्होंने एक कहानियों और कविताओं की एक बहुत ही बेहतरीन किताब निकाली है। ये अमेज़न पे भी उपलब्ध है। इसमें मेरी 2 कविताएं छपी, मेरे लिए बहुत गौरव की बात है, क्योंकि इसकी अन्य कविताओं और कहानियों का जो स्तर है, उसके साथ अपनी कविताएं देखना एक बेहद अच्छी फीलिंग देता है आपको कि आप अच्छी जगह छप रहे हैं। वाकई किसी भी कवि के लिए, किसी भी लेखक और के लिए बहुत मायने रखता है कि वो कहाँ छप रहा है, उसका पाठक वर्ग क्या है। तो हम सभी चाहते हैं कि हम बौद्धिक लोगों से जुड़ें और ऊंची सोच और अच्छी सोच और एक एक ऐसी सोच के बीच रहें जहाँ पर उत्थान हो, चाहे वो उत्थान संस्कृति का हो, चाहे वो उत्थान मानसिक स्तर का हो। तो एक ऐसी ये किताब है इन्नर। इन्नर का अर्थ जो हमने समझा है कि गाय का जो पहला दूध होता है, उससे बना जो पकवान होता है, उसको इन्नर कहते हैं। इस किताब में छपी मेरी 2 कविताएं मैं आपके सामने रख रही हूँ। डायस के मंच पर इन्नर से 2 कविताएं। पहली कविता शोहरत। शोहरत यानी जो हमने नाम कमाया, दुनिया में ऊंचे उठे, जो इतनी मतलब पूरी मशक्कत कर दी हमने कि भाई अब कुछ तो बनना ही बनना है। चाहे सिने जगत के लोगों को देख लो, खेल जगत के लोगों को देख लो, या फिर इनको देख लो आप, सीरियल, सिनेमा, सब जगत के लोगों को देख लो। तो सबने शोहरत हासिल की, हम भी चाहते हैं कि हमें भी शोहरत मिले। तो ये जो शोहरत है, ये क्या चीज़ है? मैंने एक छोटी कविता और अपनी सोच की गहराइयों में जाकर एक छोटी कविता प्रस्तुत की है कि शोहरत है क्या। कितना खोखला हो गया मन। शोहरत पढ़ रही हूं मैं आप सबके समक्ष डायस पर। शोहरत। कितना खोखला हो गया मन, खड़े होने की जगह ढूंढते ढूंढते। कितना खोखला हो गया मन, खड़े होने की जगह ढूंढते ढूंढते। उठना था जमीन से ऊपर, सोचिएगा, उठना था जमीन से ऊपर। इसके हिस्से की धूप ले ली, उसके हिस्से का पानी। इसके हिस्से की धूप ले ली, उसके हिस्से का पानी। बहुत चालाकी से संवारी, बहुत चालाकी से संवारी, अमरबेल ने सदाबहार जवानी। उठना था जमीन से ऊपर, इसके हिस्से की धूप ले ली और उसके हिस्से का पानी। बहुत चालाकी से संवारी, अमरबेल ने सदाबहार जवानी। ऐसी हरियाली को शोहरत कहते हैं, ऐसी हरियाली को शोहरत कहते हैं। दोस्तों, कोविड के समय धराशायी होकर, धड़धड़ाकर आत्महत्या कर रहे लोगों से मेरी ये गुजारिश है कि ऐसी शोहरत के पीछे मत भागिए, अंदर मजबूत कीजिए। ऊंचा बहुत लोग उठे हैं, अगर आप में भी ऊंचा उठने की उत्कंठा है तो जमीन पकड़ के ऊंचा उठिए। इस तरीके से ऊंचा मत उठिए कि आप किसी का हक मार के ऊंचा उठ रहे हैं, फिर वो खोखला कर देता है आपको। फिर उस शोहरत के टॉप पे जाकर के वो खोखलेपन के साथ हम आगे ज्यादा जी नहीं पाते हैं। उदाहरण हमारे सामने दिख रहे हैं आज। तो ऐसे खोखलेपन और ऐसे शोहरत से तो वाकई डेफिनेटली बचना चाहिए हमको। दूसरी कविता, मैं औरत होने के नाते इस कविता को बहुत जी कर लिख रही हूँ, और मेरे साथ अगर लाइव पे जो जो भी महिलाएं जुड़ी हैं यहाँ पर, मेरा ख्याल है इस कविता से वो रिलेट करेंगी। और ये कविता
मुहूर्त, जैसे एक मुहूर्त आज बना है ना लाइव आने का, सोचिए कितने साल बाद बना है और कितने समय बाद बना है। ये मुहूर्त हमारी जिंदगी में लिखने के, छपने के, सोच को कलमबद्ध होने के बड़े बड़े मुहूर्त निकलते हैं। महिलाओं की जिंदगी में आराम से नहीं आते, सब कुछ बड़े धीरे धीरे आते हैं। तो जो ये मुहूर्त आज मेरे लिए आया है, इस मुहूर्त को मैंने पेन डाउन किया था अभी से कुछ सालों पहले, जो इन्नर में छपी छोटी कविता है मुहूर्त। सुनिएगा। न चार दीवारी टूटती है, न बेगारी की चौखट छूटती है। न चार दीवारी टूटती है, न बेगारी की चौखट छूटती है। मौन कब तक बेचैन बंधे रहे शब्द, मौन कब तक बेचैन बंधे रहे शब्द, किताब की सेज पर बिछने को। मौन कब तक बेचैन बंधे रहे शब्द, किताब की सेज पर बिछने को। मुहूर्त की देह पर लोहे की सील है, मुहूर्त की देह पर लोहे की सील है। न कैंची से कटती है, न हथौड़े से चटकती है। मुहूर्त की देह पर लोहे की सील है, मुहूर्त की देह पर लोहे की सील है। न कैंची से कटती है, न हथौड़े से चटकती है। लिखने सोचने पढ़ने वाली औरतें, लिखने सोचने पढ़ने वाली औरतें घरों और दफ्तरों में खटकती हैं। लिखने सोचने और पढ़ने वाली औरतें घरों और दफ्तरों में खटकती हैं। ये मेरी दूसरी कविता इन्नर से आप सबके लिए। मुहूर्त, मेरा ख्याल है जैसे मैं रिलेट करती हूँ वैसे और भी लेडीज़ रिलेट करेंगी। बहुत ही खूबसूरत है एक स्त्री का लिखना और आगे आकर के कविताओं की दुनिया में पैर जमाना और हर जगह पैर जमाना, क्योंकि बहुत सुन चुके हैं हम पुरुषों से कि हम क्या सोचते हैं और हम क्या चाहते हैं। मेरे ख्याल से अब चूंकि जब हम पढ़ रहे हैं, हम आगे आ रहे हैं, तो स्त्रीवादी, स्त्री मुखर स्वर हमें खुद भी लिखना चाहिए अपने बारे में। आखिर ये क्षेत्र हमारा है। अपनी तीसरी साझा काव्य संकलन से कविताएं मैंने पढ़ी। 48 मिनट हो चुके हैं, पर अगर मेरी चाहत है कि मैं ये पूरा 15 मिनट और यूटिलाइज करूं, जो मुझे अतुल जी ने इतने सुंदर मौका इतना दिया है। मैंने आपसे जिन रसों में कविताएं साझा की, उनसे इतर जो मेरी सोच है, आखिर जो मैं करना चाहती हूँ इस लाइव एंडिंग से, वो कुछ इस तरह करना चाहती हूँ कि मैं बात करना चाहती हूँ कविता जो आज हमारा दौर है, आज के दौर के ऊपर कविता मैं अगर ना पढ़ूं तो ये थोड़ी नाइंसाफ़ी हो जाएगी। ज़रा एक मिनट। आज के दौर में, आज के दौर से जुड़ी कविताएं अगर इस लाइव सेशन में ना पढ़ी जाएं तो थोड़ी नाइंसाफ़ी हो जाएगी, क्योंकि दौर बहुत तरह की अनियमितताओं का है। इस बात को रखते हुए जो कविता मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ, उसका शीर्षक है न जाने कैसी आग थी। 3 कविताएं हैं कुल मिला के। न जाने कैसी आग थी और 2 कविताएं जो संपादक महोदय अनवार इस्लाम सर ने सुखनवर में भी छापी, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस से सबसे पहले मैं सुखनवर की कविताएं पढ़ना चाहूँगी। मनोज मिश्रा सर, थैंक यू सो मच। राधे राधे आपको भी। शास्त्री जी, थैंक यू। सभी मित्र जो हम इस सेशन के समापन की तरफ हैं, आज के लाइव सेशन के समापन की तरफ हैं, जाते जाते जो कुछ एक मुखर स्वर में अंत कर रही हूँ मैं इस सेशन को 2 कविताओं के साथ। ये कविताएं द्वैमासिक हिंदी उर्दू का साहित्यिक मंच सुखनवर में छपी हैं जनवरी फरवरी में। पहली कविता का शीर्षक है छल, छल यानी कपट।
धोखा, छल। समझिएगा, आप जरूर रिलेट करेंगे, जो चल रहा है उसके ऊपर है ये। थे चार लोग, अच्छा, थे चार लोग, चारों में ठन गई, सबको करनी अपने मन की। थे चार लोग, चारों में ठन गई, सबको करनी अपने मन की। तकनीकों का कर उपयोग, करते सच से नया प्रयोग। तकनीकों का कर उपयोग, करते सच से नया प्रयोग। सच भी खुद से पूछे है, क्या ये मेरी मूछें है? सच भी खुद से पूछे है, क्या ये मेरी मूछें हैं? कहीं की घटना कहीं पे चित्रण, कहीं की घटना कहीं पे चित्रण, जोड़ तोड़ के करते वर्णन। हाल तो यही है आजकल, कहीं की घटना कहीं पे चित्रण, जोड़ तोड़ के करते वर्णन। हाँ भाई लाओ, हाँ भाई देखें, हाँ भाई लाओ, हाँ भाई देखें, ये कहानी कैसे फेंके। हाँ भाई लाओ, हाँ भाई देखें, ये कहानी कैसे फेंके। कैसे हित कोई साध लूं, इस मौके का क्या दाम लूं। कैसे हित कोई साध लूं, इस मौके का क्या दाम लूं। ना कोई शत्रु ना कोई मित्र, समझिएगा, आज ना कोई शत्रु ना कोई मित्र, राजनीति का यही चरित्र। पटकथा वही नए चलचित्र, पटकथा वही नए चलचित्र। किरदार बदलते रहते हैं, 100 चेहरों से छलते रहते हैं। किरदार बदलते रहते हैं, 100 चेहरों से छलते रहते हैं। छला कौन जा रहा है भाई? हम चले जा रहे हैं, आप चले जा रहे हैं, मजदूर चले जा रहे हैं, गरीब जनता चली जा रही है। पढ़ना जरूरी है, जागरूक होना जरूरी है। इसीलिए इस मंच पे सिर्फ रस की कविताओं से मैं अंत नहीं कर सकती थी। इस मंच पे मैं सामयिक विषय में अपनी विचारधारा की कविता रख करके यहाँ से जाना चाहती थी कि हम आप जो ये कविता का सेशन देख रहे हैं, सुन रहे हैं, साहित्य के माध्यम से अपने आप को जागरूक भी करें। शांतनु जी, आपने बताया, मैंने शानदार गद्य काव्य प्रस्तुत किया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी रचना, बधाई दी है आपने मुझे, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज की संध्या की आखिरी कविता है गिरना चौथे स्तंभ का। लाइव सेशन डायस पे सुन रहे थे आप। अगले 6 मिनट में 1 घंटे समाप्त हो जाएंगे। उन 6 मिनट का प्रयोग करते हुए आज की आखिरी कविता जो मैं प्रस्तुत कर रही हूँ वो होगी गिरना चौथे स्तंभ का। सुनिएगा कैसे होता है गिरना। सही शब्द दिया आपने शांतनु जी, गद्य काव्य में ये प्रस्तुत है। अखबारों में क्या पढ़ा जाए, न्यूज मीडिया में क्या सुना जाए। अखबारों में क्या पढ़ा जाए, न्यूज मीडिया में क्या सुना जाए। बलात्कार, लूटपाट, हत्याएं, बस यही। जी हाँ, बड़ा तबका ये चाहता है, बड़ा तबका ये चाहता है, रस ले लेकर उसे बखानता है। जी हाँ, बड़ा तबका ये चाहता है, रस ले लेकर उसे बखानता है। टीआरपी का खेल है, धर्मांधों का वाद विवाद। टीआरपी का खेल है, धर्मांधों का वाद विवाद। नहीं होगी बुद्धि विवेक की बात। गौर करेंगे, नहीं होगी बुद्धि विवेक की बात। खेल कला साहित्य की खबरें, खेल कला साहित्य की खबरें, सब लील गया धार्मिक विवाद। सूचना का कोई भी माध्यम, सूचना का कोई भी माध्यम हो, आप पृष्ठ उठाकर देख लो। जितना घटिया स्तर होगा, लाइक बटोरे तत्पर होगा। जितना घटिया स्तर होगा, लाइक बटोरे तत्पर होगा। ये लोग बौद्धिकता के पंख काट देते हैं, ये लोग बौद्धिकता के पंख काट देते हैं। प्रश्न करते पत्रकारों से इस्तीफे लेते हैं। मनमर्जी के आंकड़े दिखाते हैं, सत्ता के हक में हो खबर तो वो ही चलाते हैं।
मन मर्जी के आंकड़े दिखाते हैं, सत्ता के हक में हो खबर तो वो ही चलाते हैं। मंदी की मार ने किया बेबस जनता को, मंदी की मार ने किया बेबस जनता को, लोकतंत्र की आड़ में पोषित किया भीड़ तंत्र को, लोकतंत्र की आड़ में पोषित किया भीड़ तंत्र को। दबंगई देशभक्ति हो गई और हत्यारे निर्दोष, दबंगई देशभक्ति हो गई और हत्यारे निर्दोष। देखिए न्यूज मीडिया और करिए अफसोस, देखिए न्यूज मीडिया और करिए अफसोस। इनका बस चले तो मृत्यु के आंकड़े ही ना दिखाएं, इनका बस चले तो मृत्यु के आंकड़े ही ना दिखाएं। स्पॉन्सर्ड हत्याओं के रिपोर्टाज सेंसर कर दिए जाएं। इनका बस चले तो मृत्यु के आंकड़े ही ना दिखाएं। स्पॉन्सर्ड हत्याओं के रिपोर्टाज सेंसर कर दिए जाएं। एक अघोषित आपातकाल देश में हुआ ही नहीं, एक अघोषित आपातकाल देश में हुआ ही नहीं। पड़ोसी देश में पत्थरबाजी का फुटेज सारा दिन चलाएं, पड़ोसी देश में पत्थरबाजी का फुटेज सारा दिन चलाएं। जनाब ये इमरजेंसी पार्ट 2 है, जनाब ये इमरजेंसी पार्ट 2 का प्रीमियर है। एक खास कौम को मुफ्त टिकट बांटी जाए, एक खास कौम को मुफ्त टिकट बांटी जाए। कॉरपोरेट और राजनीति को शादी मुबारक, कॉरपोरेट और राजनीति को शादी मुबारक। चाटुकारों के तबके में मिठाई बांटी जाए, चाटुकारों के तबके में मिठाई बांटी जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रज्ञा का नमस्कार। डायस को, अतुल जी को थैंक यू सो मच। आपने मुझे मौका दिया लाइव आने का, अपनी बात रखने का। मैंने अब तक के अपने 2018 के बाद के साहित्यिक सफ़र में जो कुछ भी काम किया, जो कुछ लिखा, जितना कुछ पढ़ा, वो सब आपके सामने प्रस्तुत कर दिया, रखा है। तो इसके साथ ही मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि साहित्य के सभी रसों में डूबते डूबते एक समय बाद जीवन सच ढूंढने लगता है, और तब हम कई बार ऐसे हालात में आ जाते हैं जब विचार टकराने लगते हैं। उस समय विवेक बहुत काम आता है। हमारे देश में सोशल मीडिया पर गाली गलौज की भाषा बहुत आम हो गई है। इस तरीके के लाइव प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं यह संदेश देना चाहूँगी कि चाहे जो हो जाए, व्यक्तिगत विवेक मत खोएं। मैंने एक बहुत सुंदर बात स्वामी विवेकानंद की जीवनी पढ़ते समय ये पढ़ा था कि हमारा देश भारत जो है, ये समाज कैसा है उस पर आधारित नहीं होता था कभी भी। व्यक्ति कैसा है उसके आधार पर समाज बनता था। तो व्यक्ति को अपने अंदर झांकना है, हमें अपने अंदर हर दिन कुछ एक अच्छा नया जोड़ना है और हर दिन कुछ एक बुरी बात निकालनी है। तो यही संदेश है मेरा इस लाइव के माध्यम से। हमें ख्याल ये संदेश मैं आप सब तक डायस के प्रयासों के माध्यम से पहुंचा पाई। मुझे बहुत अच्छा लगा। जाते जाते मैं बताना चाहूँगी कि आप मुझसे जुड़ सकते हैं मेरे ब्लॉग शतदल.com पर, www.shatdal.com पर। टेलीग्राम पर मैंने अपना चैनल बनाया है अभी हिंदी क्रिएटिव राइटिंग @शतदल, और इसके साथ मैं मेरा पॉडकास्ट भी करती हूँ कुकू FM पर, जो अभी कोविड के दौरान थोड़ा बंद है और हाँ फिर से उसे शुरू करना है। तो kukuFM.com पर शतदल नाम का मेरा चैनल है, वहाँ पर आप मेरे 41 पब्लिश्ड पॉडकास्ट सुन सकते हैं। तो ये रही आज की सारी वार्ता। 1 घंटे समाप्त हो चुके हैं। सबने मुझे सुना। पॉल संजय जी, सुदामा रघुवंशी जी, अतुल जी, शांतनु जी, मनोज मिश्रा जी, सबको बेहद धन्यवाद। अनुपम, आपने सुना। अनुपम मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी हैं, हमेशा मुझे मोटिवेट करती हैं। कवि पंडित नरेंद्र जी, बहुत ही अच्छा लगा, आप लोगों ने हौसला अफजाई किया, यहाँ आज इस लाइव सेशन में आए। बहुत ही गर्व का दिन है आज मेरे लिए कि इतनी बड़ी बात मेरे जीवन में हुई है। मैं
लाइव आई, अपनी बात रखी, कविताएं पढ़ी, अपनी और आप सब ने उसे सराहा। तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद, शुभ रात्रि। कोविड के समय अपना ख्याल रखें, ज़्यादा से ज़्यादा घर में रहें और अपनी इम्यूनिटी लेवल्स बढ़ाएं। झगड़े, फसाद, झंझट, दुख, इन सब में ना पड़ें, उससे इम्यूनिटी लेवल्स गिरती हैं। और डेफिनेटली मुझसे कनेक्ट करें, मैंने अपना ब्लॉग बताया, और डायस को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।